नमस्कार फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से यही संघर्ष वाली परिस्थिति में आके खड़े रहे हैं। फिर से कोरोना की एक दूसरी लहर चालू हो गई है और हम उसमें संघर्ष कर रहे हैं। आशा रखता हूँ आप सावधानी बरतेंगे और आपके परिवार का ध्यान भी रखेंगे। इसी दौरान हम थोड़ा एजुकेशन वीडियो भी बना रहे हैं जिससे आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान भी ला सकें। आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी और उसमें खास करके एजोस्पर्मिया, मतलब कि आपके वीर्य में शुक्राणु जीरो होना, शुक्राणु का काउंट 0 लेवल पे होना। दोस्तों, कई लोगों का रिपोर्ट आप देखते होंगे, उसमें शुक्राणु का जो काउंट होता है वो 0 होता है और कई लोग इससे परेशानी में होते हैं कि मेरा रिपोर्ट ऐसा क्यों है। तो उसका साइंटिफिक आज हम एनालिसिस करके दिखाएंगे और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एजोस्पर्मिया हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डॉक्टर, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव और एक दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। दोनों ही समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसको डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपका सही से डायग्नोसिस होता है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा होता है कि मुझे अपने ही स्पर्म से अपने ही डीएनए वाला बच्चा चाहिए। तो किस ऑप्शन में आप ये कर सकते हो और किस में नहीं, उसके बारे में भी आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, मतलब कि जिसके अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम जो कुदरत ने बनाई हुई है उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है। वो आपकी गोनाड्स मतलब के गोलियों में बन तो रहा है पर बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए आपके स्पर्म काउंट 0 दिखा रहा है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि आपके जो टेस्टिस है, गोनाड है, उसके अंदर नॉर्मली प्रोडक्शन हो रहा है पर कुछ ना कुछ वजह से वो बाहर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो देखना पड़ता है। तो सबसे पहले उसमें आता है कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ बायलेटरल वास डिफरेंस, मतलब कि दोनों साइड की जो वास डिफरेंस करके जो स्ट्रक्चर आता है वो एब्सेंट होता है, जो कंडक्टिंग स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली डॉक्टर आपकी जो नीचे की पेल्विक का एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चल जाता है, और अगर वास डिफरेंस नहीं है तो उसकी सर्जरी किया जा सकता है और सर्जरी करने के बाद आपके वीर्य के अंदर नॉर्मल स्पर्म काउंट आ सकते हैं। तो उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में आपका जो हार्मोन रिपोर्ट जो होता है FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अंदर नॉर्मल ही आता है। और आपका फ्रुक्टोज टेस्ट जो होता है, स्पर्म के जो एनालिसिस सीमेन का एनालिसिस हुआ होता है उसमें फ्रुक्टोज टेस्ट नेगेटिव होता है, मतलब कि एब्सेंट होता है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो बाहर नहीं आ पाता है। तो ऐसे केस में आप माइक्रो सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब कि ऑपरेशन करके दोनों जो नलियाँ होती है वास की उसको जॉइंट कर सकते हो, और वो माइक्रो डॉट टेक्निक से किया जाता है। तो काफ़ी लोगों को उसमें फ़ायदा होता है। उससे भी अच्छा भी आगे जाते हैं तो जो आपको ऑपरेशन से पास नहीं होना है तो आप ICSI या ऐसा कर सकते हो, ICSI IVF करवा सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ आपके जो एपिडिडिमिस होता है, जो आपके गोनाड्स होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एपिडिडिमिस, तो उसमें से स्पर्म लिए जाते हैं। तो उसके अंदर टेक्निक आती है परक्यूटेनियस एस्पिरेशन ऑफ स्पर्म, ऐसे पैसा बोलते हैं, इसे टैसा भी बोलते हैं, पैसा होता है, टेसा होता है, और एक दूसरा आता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन TC, उसके अंदर आपके गोनाड से सीधा ही लिया जाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक रहती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपके पास अपने खुद के DNA, आपका स्पर्म का ही इस्तेमाल करके आप बच्चा रख सकते हो। आपको एक सिंपल सी प्रोसीजर करनी पड़ती है और आपके स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या एस्पिरेशन करना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट की गोलियाँ नॉर्मल होती है, बस उसमें एक कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होती है जिसके कारण उनके स्पर्म बाहर नहीं आ सकते। तो मेरा मानना यही है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाला पेशेंट होता है, उसको खुद का बच्चा चाहिए, वैसे पेशेंट को लिए ये ऑप्शन रहते हैं। अब दूसरा पार्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। उसके अंदर हम बात करते हैं दो प्रकार के, एक टेस्टिकुलर और एक है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। मतलब टेस्टिकुलर मतलब कि आपके जो गोनाड्स है, जो नीचे की गोलियां हैं, वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ पे स्पर्म नहीं बन रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको बात करता हूँ दो मेन चीज़ की। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर कुदरती आपके अगर DNA टेस्टिंग किया जाता है तो कुदरती जो XY होता है मेल के अंदर, उसके अंदर एक और X जोड़ा जाता है,
मतलब हो जाता है XXY, और उसका बहुत डिटेल में समझाना मुश्किल है, पर ऐसे पेशेंट के अंदर वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और उसके अंदर शायद सर्टोली सेल्स ओनली सिंड्रोम या फिर जो आपके स्पर्म है उसका मियोसिस लेवल पे एक अरेस्ट हो जाता है, या फिर जम सेल ही नहीं होते। टूंक में ऐसे केसेस में आपके अंदर स्पर्म बन नहीं रही है, तो आप कुछ भी करोगे तो आपको स्पर्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ही एक और जेनेटिक कारण है माइक्रो-वाई डिलीशन, मतलब का जो आपको XY क्रोमोसोम होता है उसमें से Y जो क्रोमोसोम है उसमें मल्टीपल लेवल पे माइक्रो डिलीशन हुआ होता है, तो वैसे केस में भी स्पर्म बनना मुश्किल होता है। तो इससे केस में आप जो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो आप नहीं कर सकते, मतलब आपको अपने खुद का बीज इस्तेमाल करके बच्चा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वैसे ही कभी कभी कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या फिर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि मम्प्स, और कभी कभी ट्रॉमा, जैसे आपके टेस्टिस का ट्रॉमा हो गया है। बहुत बचपन में ऐसा केस होता है कि कोई ट्रॉमा हो जाता है, या फिर आपको कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि क्रिप्टोचिडिज्म होता है जिसके अंदर आपकी टेस्टिस रिमूव की गई है या फिर नीचे लाया गया। वैसे केसेस में स्पर्म बनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आप मोस्टली आपके स्पर्म काम में नहीं आते हैं। जैसे कि एक वेरिकोसिल है जिसके अंदर स्पर्म शायद बहुत ज़्यादा वेरिकोसिल के कारण नहीं बन रहे, तो उसके अंदर आप सर्जरी करवाते हो तो वेरिकोसिल के अंदर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होने के बावजूद शायद रिवर्स हो सकता है। पर जो आपको मैंने बताया जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आपको खुद के स्पर्म का बच्चा नहीं मिलेगा, उसमें आपको डोनर लेना पड़ेगा, या फिर आपको डोनर IUI, डोनर एम्ब्रियो डोनेशन, ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। और जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है उसके अंदर आप देखोगे हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जिसके अंदर आपको जैसे कि कैलमैन सिंड्रोम, पैडर-विलाई सिंड्रोम ऐसे होते हैं। कभी कभी पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जिसके कारण आपका जो टेस्टिस होता है उसमें से स्पर्म बनना मुश्किल हो जाता है, तो उससे केसेस में भी आपको एडॉप्शन या फिर डोनर के इस्तेमाल करना पड़ सकता है। दोस्तों ये थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो शायद आपको समझ में ना भी आए, ऐसा हो सकता है, इसको आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैंने जितना भी हो सके उतना सिंपल करने का ट्राई किया है, फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है तो ज़रूर से हमारा संपर्क कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, कभी भी आपको व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।